नमस्कार, आप देख रहे हो ओझा एकेडमी और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र ओझा। ओझा एकेडमी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में सबसे पावरफुल चैप्टर, सबसे पावरफुल जो है टर्म, सबसे शक्तिशाली पद के बारे में पढ़ेंगे। और वो शक्तिशाली पद जो है प्रधानमंत्री, जिसकी चर्चा आप लोग डेली टेलीविज़न पे सुनते हैं, डेली जो है वो न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं। उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर संविधान में प्रधानमंत्री की जगह कहाँ पर है, उसका गठन, उसका जो है नियुक्ति किस प्रकार होता है, उसका कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी योग्यता क्या है, कौन कौन सा वो काम कर सकता है, इन सभी चीज़ों पर विस्तृत हम चर्चा आज करेंगे। तो आइए प्रधानमंत्री हम लोग पढ़े। प्रधानमंत्री चैप्टर में जो आर्टिकल पढ़ना है वो आर्टिकल होगा 75। आर्टिकल 75 से पढ़ना होगा। बट उससे पहले हम आप लोगों को एक आर्टिकल और मेंशन करना चाहेंगे ताकि हम लोग प्रधानमंत्री चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। वो है आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 जो है वो मंत्री परिषद के बारे में बात करता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। और मंत्री परिषद का गठन क्यों किया जाएगा? तो मंत्री परिषद का गठन इसलिए किया जाएगा ताकि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सके और राष्ट्रपति को सहायता दे सके। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 74 साफ शब्दों में कहता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करेगा, और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बगैर यदि काम करता है तो उस काम को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे, अर्थात असंवैधानिक मानेंगे। यहां पे ध्यान में रखने वाली बात है, मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि राष्ट्रपति को यदि कुछ भी कार्य करना है या कुछ भी डिसीजन लेने हैं भारत सरकार से संबंधित, तो उसमें मंत्री परिषद, इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री की भी सलाह अनिवार्य है। यही रीजन है कि प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अर्थात सरकार का नाम मात्र का जो है ये अधिकारी है। जबकि रियल हेड किसे हम बोलते हैं? रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री को बोलते हैं। यानी सरकार चलाना राष्ट्रपति का काम नहीं है, सरकार चलाना प्रधानमंत्री का काम है। राष्ट्रपति सिर्फ इतना देखेगा कि प्रधानमंत्री संवैधानिक तरीके से, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संवैधानिक तरीके से सरकार को चला पा रहे हैं या फिर नहीं चला पा रहे हैं। तो एक तो बातें हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे यही आपको दिखाई दे रहा है कि सारा जो काम किया जाएगा भारत सरकार का वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री मिलकर के करेंगे। तो फिर प्रेसिडेंट की जो है यहाँ पे संवैधानिक स्थिति काफी कमजोर कर दी गई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आर्टिकल 74 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसे हम बोलते हैं 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 44वां संविधान संशोधन विधेयक, जो 1978 में हुआ, 1978। उस समय मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और 1978 में जो 44 अमेंडमेंट हुआ, इसमें राष्ट्रपति को
कुछ जो है शक्तियां बढ़ा दी गई। वो क्या बढ़ाई गई? ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी सलाह दिया जाएगा राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि से वो सलाह में कुछ चेंजिंग होना चाहिए उस इशू पर, जिस इशू पर बात मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, तो राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए अर्थात पुनर्विचार के लिए कि फिर से इस पर एक बार विचार किया जाए, वो लौटा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है, सिर्फ वो एक ही बार जो है वन टाइम रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पुनर्विचार। प्रश्न यहां से भी पूछ देता है, प्रश्न पूछ देगा कि मंत्रिपरिषद से संबंधित जो आर्टिकल दिया गया है 74, इसमें संशोधन कब किया गया था? संशोधन किया गया था 1978 में। राष्ट्रपति को कब यह अधिकार दिया गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा जो सलाह दिया जाएगा उस सलाह को वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? 1978 में। ये भी पूछ सकता है किस संविधान संशोधन के तहत यह राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया? आपका ऑप्शन होना चाहिए 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन। ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को जो है कितनी बार जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? ध्यान में रखना है, दे देगा 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, नॉन ऑफ दीज। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 1 टाइम। तो ये रहा आर्टिकल नंबर 74। यहां एक बात और भी स्पष्ट कर दूं आपको कि मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा, चाहे वह लीगल हो या इलीगल हो, उचित हो या अनुचित हो, उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता इस आधार पर कि मंत्रिपरिषद द्वारा गलत सलाह दिया गया है, वह जनता के हित में नहीं है। तो ये बात हमने पढ़ लिया आर्टिकल नंबर 74 में। यहां से क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो ध्यान में रखना है। मंत्रिपरिषद के बारे में जो चर्चा की गई है आर्टिकल 74 में की गई है। आर्टिकल 74 ही पावर देता है कि मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे जो है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति यदि सलाह के बगैर कोई काम करते हैं तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा। और ये ध्यान में रखना है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा रिकंसिडरेशन अर्थात पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने की जो है शक्ति प्रदान की गई राष्ट्रपति को, और वो कब हुआ ये भी ध्यान में रखना है, 1978 में। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 75 को पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 75 जो है अनुच्छेद संख्या 75 ही वो आर्टिकल है जो प्रधानमंत्री का, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह से होगी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने वाला कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अब बात है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेगा, तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना देगा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति सिर्फ उसी को प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट करेगा जो बहुमत दल वाला नेता हो। अब जब हम बहुमत दल वाले बात करते हैं, मेजोरिटी पार्टी का वो लीडर होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक शर्त है कि प्रधानमंत्री जो बनाया जाएगा वो मेजोरिटी पार्टी से बनाया जाएगा, माइनॉरिटी पार्टी से नहीं बनाया जाएगा। तो मेजोरिटी पार्टी और माइनॉरिटी पार्टी ये क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस फिर करेंगे। आइए समझते हैं। पहली बात यहां पे थोड़ा नोट कर लीजिए, आर्टिकल 75 से रिलेटेड लिखिए। आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन specifies that the prime minister is appointed by the President of India। अनुच्छेद संख्या 75 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यहां पे हमने ये भी बात बोला कि राष्ट्रपति किसी को प्रधानमंत्री अपॉइंट नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री सिर्फ वही होगा जो मेजोरिटी पार्टी वाले होंगे। मेजोरिटी पार्टी का वो लीडर होना चाहिए जो पार्टी बहुमत, लोकसभा में बहुमत को प्रूव कर पाए, मेजोरिटी को प्रूव कर पाए। तो देखिए इसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, इसको समझते हैं। यही बातें आप लोग नोट कर लीजिए जो मैंने अभी बोला कि वो मेजोरिटी पार्टी से जो है वो लीडर होना चाहिए। लिखिए, द जनरल प्रिंसिपल इज दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ majority party in the Lok Sabha as the prime minister। सामान्य धारणा यही है कि राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। एक बातें हमने यहाँ पे समझ लिया कि वो मेजोरिटी पार्टी से होना चाहिए। अब मेजोरिटी क्या होती है, माइनॉरिटी क्या होती है, इसे थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए इसके लिए हम करते क्या है, वो लोकसभा में जो है मेजोरिटी प्राप्त करना चाहिए। और मेजोरिटी का मतलब होता है कि हम देखेंगे कि लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं। तो लोकसभा में जो टोटल मेंबर है, टोटल लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो है 545। आपको ये भी पता होना चाहिए 552 अर्थात 552 से अधिक लोकसभा में सदस्य नहीं बैठ सकते। तो ये 545 सदस्य है, इसका 50% +1 कर दिया जाता है। तो जब हम 50% +1 करेंगे तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 272 और +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 273। सिंपल सी बात है। टोटल स्ट्रेंथ देख लेंगे, उसका आधे से एक अधिक जोड़ दिया जाएगा, कितना निकल गया, 273। अब किसी भी पार्टी को जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रही है उसे यदि 273 सीट प्राप्त हो गया तो उसे कहा जाएगा कि उस पार्टी ने लोकसभा में बहुमत को प्राप्त कर लिया है। और उसी पार्टी का कोई एक लीडर, राष्ट्रपति जो है किसी एक लीडर को अपॉइंट्स करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। तो एक तो बातें यहां हो गई कि 273 जो है 273 सीट लाना अनिवार्य है किसी पार्टी को, तभी जाकर के सरकार चल पाएगी। और इससे कम यदि रहेगा तो उस पार्टी को हम बोलेंगे माइनॉरिटी पार्टी, अल्पमत की सरकार। अब देखिए अल्पमत बहुमत थोड़ा सा समझते हैं। यदि मान लिया जाए कि किसी भी पार्टी को 273 सीट नहीं मिला, यानी क्लियर मेजोरिटी, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब सरकार कैसे चलेगी। आपको यह भी बता दे, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में जब इमरजेंसी लागू हो तो उस स्थिति में हम 6 साल तक, अधिकतम 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। ऐसा हुआ भी है 1975 में, 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी अनाउंस की गई थी इंदिरा गांधी के राज में। 1976 में चुनाव होने थे, लेकिन 1976 में चुनाव नहीं हुआ, 1977 में जो है चुनाव हुआ। तो ये बातें हो गई। अब हम आते हैं, किसी भी पार्टी को यदि मेजोरिटी न मिले तब सरकार कैसे बनेगी। आपको बता दें, गवर्नमेंट 2 तरीके से बनाई जाती है। एक गवर्नमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट। इसका मतलब हिंदी में होता है पूर्ण बहुमत की सरकार।
और दूसरे तरह की जो गवर्नमेंट होगी उसे हम बोलेंगे माइनॉरिटी गवर्नमेंट। माइनॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब अल्पमत की सरकार। इसी को एक और भी लैंग्वेज यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं अलायंस गवर्नमेंट। अलायंस गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो सरकार कौन सी गवर्नमेंट कहलाएगी? अलायंस गवर्नमेंट, अर्थात गठबंधन की सरकार कही जाएगी। गठबंधन की सरकार का मतलब होता है दो या दो से अधिक पार्टी एक साथ मिल करके सरकार बनाए। जैसा कि पीछे 1990 से देखा जाए तो लगातार जो है गठबंधन की सरकार रहा। 2014 में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की जो सरकार बनाई वो फुल मेजोरिटी की थी। नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी की वो अलायंस गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो थी वो भी अलायंस गवर्नमेंट थी। यदि हम बात करते हैं मनमोहन सिंह की सरकार जो 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी अलायंस गवर्नमेंट के रहे हैं, गठबंधन की सरकार का। तो गठबंधन का 1990 के बाद के दौर में हम बात करें तो गठबंधन की सरकार लगातार आई है। ऐसा पहली बार हुआ 2014 में कि फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट आई। हम 1990 के बाद की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, एक तो गई फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट। यदि फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं बन पाई तो उन केस में हम गठबंधन की सरकार अलायंस गवर्नमेंट को बनाते हैं। अब ये कैसे बनता है इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल ले करके हम समझेंगे कि आखिर जो है किस तरह से सरकार बनाई है। हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि सरकार कैसे बनाई जाती है।